जब भी हमने किसी कल हमने स्टेटमेंट को देखा था कि जब भी हमने किसी कोड ब्लॉक को कंडीशनली एग्जीक्यूट करना होता है तो हम इस स्टेटमेंट से उसको अचीव कर सकते हैं। आज हमने उसी के अंदर एक चीज़ ऐड करनी है कि जब भी हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें हमारे पास एक कोड ब्लॉक होता है जो कंडीशनली रेंडर हो रहा होता है, उसके साथ हमारे पास एक एल्स ब्लॉक भी होता है जो उसके रिवर्स सिनेरियो में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इक्वल्स टू 10 और या इसको मैं ठीक है ट्राई करता हूँ इफ एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स की जो है वो वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सी आउट और यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट 0। ठीक है, क्योंकि 0 के अलावा किसी भी वैल्यू के लिए ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। हमारे पास एक पार्ट होता है जिसे हम एल्स पार्ट बोलते हैं, उसके लिए सिंपली हमें कीवर्ड लिखना है एल्स और उसके बाद कोड ब्लॉक लगा देना है। ठीक है, जिस तरह से ये मैंने इफ लिखने के बाद एक कोड ब्लॉक स्टार्ट किया और उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी है, ये कोड ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी होगी। ठीक है, अब ये वाला कोड ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा जब इसके अंदर जो भी कंडीशन है वो रिवर्स होगी। ठीक है, यानी x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी है तो ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है। तो इट मीन्स जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये कोड ब्लॉक इस कोड ब्लॉक के हमेशा रिवर्स में चलता है, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो हम कोई भी 0-1 कंडीशन नहीं देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ सी आउट x इज 0। ठीक है, जैसे मैंने बिल्कुल बताया कि ये इसका रिवर्स पार्ट होने वाला है। तो अभी x की वैल्यू 10 है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट में है x इज नॉट 0। ठीक है, और यही हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए था। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 कर देता हूँ, ठीक है, और दोबारा से इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू दे रहा है x इज 0। ठीक है, इसके अंदर ये जो एल्स ब्लॉक है, ठीक है, इसको हम इफ के साथ भी टाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे कल आप लोगों को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया था कि हमने 3 नंबर्स में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस मेरे पास अगर 3 नंबर हैं, x 10 है, y इक्वल्स 20 और z इक्वल्स 30। ठीक है, अच्छा ये भी एक तरीका हो सकता है जब आपने सेम डेटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं या इनिशियलाइज करने होते हैं, तो इंस्टेड क्या आप अलग-अलग स्टेटमेंट लिखें, यानी इंट x लिखा फिर इंट y लिखता। ठीक है, मैं डायरेक्टली एक ही लाइन के अंदर भी उनको इनिशियलाइज कर सकता हूँ कोमा लगा के। ठीक है, तो मैंने सिंपली कोमा लगाया, x इनिशियलाइज कर दिया, फिर कोमा लगा के y कर दिया और फिर z को कर दिया, तो एक ही लाइन के अंदर तीनों काम हो सकते हैं अगर डेटा टाइप सेम है। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, उस पर मुझे कंडीशन अप्लाई करनी थी वही। अब सिर्फ इसमें फर्क कितना होगा, एल्स पार्ट से हमें फ़ायदा क्या होगा, जैसे हमने एक कंडीशन अप्लाई की थी x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z, तो तभी इसका मतलब होगा ना कि x सबसे बड़ा है, y से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है। तो आपने प्रिंट कर दिया सी आउट x इज ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरा हमने स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट करना था, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया कि y जो है वो x से बड़ा है और y z से भी बड़ा है, तो इट मीन्स y ग्रेटेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट्स में से है। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को हम एल्स पार्ट के साथ करेंगे। अगर आप देखें कि अगर मेरी ये वाला इफ स्टेटमेंट का ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे हम प्रोग्राम को थोड़ा सा एफिशिएंट करते हैं।
अगर इस इफ स्टेटमेंट का ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है, ठीक है, तो फिर इसको चेक करने का कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉजिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, यानी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती है। सिमिलरली जो तीसरी कंडीशन है, ठीक है, जो मैंने z को चेक करना था कि z x से भी बड़ा है और z y से भी बड़ा है, ठीक है, तो इस केस में मैंने प्रिंट करना है भाई z सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करें तो इन तीनों में से या ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, या ये वाली ट्रू होने वाली है, या ये वाली ट्रू होने वाली है। तो जब हमारे पास इस तरह का सिनेरियो होता है कि हमारे पास मल्टीपल इफ कंडीशंस होती है लेकिन उनमें से कोई एक जो है वो ट्रू होती है, ठीक है, लॉजिकली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई या तो x सबसे बड़ा होगा या y सबसे बड़ा या z सबसे बड़ा, तो बाय ऑल मींस कंपाइलर को या इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए या इसको, ठीक है। तो इस केस में हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये प्रोग्राम ऐसे ही लिखा रहेगा तो फर्क क्या पड़ेगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा तो सीपीयू इस कंडीशन को चेक करेगा और इसको प्रिंट आउट कर देगा, सपोज x सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद सीपीयू इसको भी चेक करेगा, ठीक है, उसको पता चलेगा नहीं y सबसे बड़ा नहीं है तो इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर वो इसको भी चेक करेगा, ठीक है, फिर वो पता चलेगा ओके z भी सबसे बड़ा नहीं है इसलिए इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन इसको जो चेक करने में टाइम लगेगा और एफर्ट लगेगी वो अपनी जगह पे है, और इसको भी चेक करने के लिए टाइम और एफर्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम सेव कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को मज़ीद अच्छा बना सकते हैं, जो अभी हमने एल्स पार्ट किया, ठीक है, उसकी मदद से। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एल्स और इफ को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे भी मैंने कहा था कि एल्स पार्ट कब चलेगा, जब इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है, यानी ये हमने इफ कंडीशन जिस पे हमने देखा कि x सबसे बड़ा है, अगर ये है तो फिर तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होने वाला है, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। एल्स की अपनी जो है वो कोड ब्लॉक हम बना देते हैं, ठीक है। लेकिन इस एल्स के साथ अगर मेरे पास मजीद कोई कंडीशन है, जो मैं चाहता हूँ कि एक और इफ कंडीशन है जो चले, लेकिन तब चले जब वो इसके एल्स पार्ट के अंदर हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक तरीका ये कर सकता हूँ कि ये वाला सारा कोड मैं कब चलाना चाहता हूँ, ये कोड मैं तब चलाना चाहता हूँ भाई यूं करके, थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ ताकि अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है, इस तरह से। ये इफ कंडीशन क्या कह रही है, इसके अकॉर्डिंगली x सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो सपोज x सबसे बड़ा नंबर नहीं है तो ये एल्स पार्ट में आ जाएगा। अब क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, या y सबसे बड़ा है या z सबसे बड़ा नंबर है, तो इसलिए हमने ये वाला सारा कोड एल्स पार्ट के अंदर रखा है। अब फायदा क्या होगा, इसको इस एल्स वाले कोड ब्लॉक के अंदर रखने का एक एडिशनल कोड ब्लॉक हमने बना दिया। फायदा ये होगा कि अगर x सबसे बड़ा नंबर निकला तो हमारा सीपीयू इस पार्ट को देखेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसके बाद यानी इस इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद सीपीयू फौरन जंप कर जाएगा लाइन नंबर 24 पे, ठीक है। तो आप समझें कि इस पूरे कोड को उसने रीड ही नहीं किया, उसने चेक ही नहीं किया, तो ये टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम सॉफ्टवेयर की स्पीड को ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप y वाले पार्ट को देखें, ठीक है, तो अब यहाँ पे जब सीपीयू ने चेक करना है कि y सबसे बड़ा नंबर है या नहीं, सपोज y सबसे बड़ा नंबर हो जाता है, ठीक है, तो अगेन ये वाला पार्ट तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने ये कहा कि अगर x सबसे बड़ा नंबर हो जाता है तो एल्स वाला पार्ट तो बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए मैंने ये दोनों स्टेटमेंट्स एल्स के अंदर रख दी। इसी तरह अगर y सबसे बड़ा नंबर निकल आता है तो फिर z को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो z वाला पार्ट है इसको एल्स के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भाई z वाले पार्ट को सिर्फ z वाली जो कंडीशन है उसको सिर्फ तब चेक करना है y वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है, यानी y सबसे बड़ा नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली इसका जो एल्स पार्ट है वो चलेगा। इस इफ कंडीशन का ये इफ वाला ब्लॉक है तो इसका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। अब इसके एल्स वाले ब्लॉक के अंदर जाके मुझे ये कंडीशन लगानी है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मेटिंग थोड़ी सी ठीक करेंगे तो सही से समझ आएगा, ठीक हो गया। अब ये कोड दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन
CPU के ऊपर रनिंग में इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा फास्ट होगी एज कम्पेयर टू कि अगर मैं तीनों कंडीशंस लाइन बाय लाइन राइट डाउन कर देता। ठीक है, अभी हम इसको मजीद भी बेहतर कर सकते हैं। कैसे? अब आप सोचें आपके पास तीन नंबर्स हैं, पॉसिबल एक्स वाई और जी। पॉसिबिलिटी क्या है, या एक्स सबसे बड़ा है, या वाई सबसे बड़ा है, या जी सबसे बड़ा होने वाला है। तो सपोज करें आपने ये चेक कर लिया कि एक्स सबसे बड़ा है, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट में प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम चेक करेगा वाई को। अब सपोज करें कि वाई भी बड़ा नंबर नहीं है तो वो इसके भी एल्स पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, जब वो इसके एल्स पार्ट में आएगा तो दिस इज अंडरस्टूड कि अब जी सबसे बड़ा नंबर है। क्यों भाई, हमारे पास तीन ही तो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, या एक्स बड़ा है, या वाई बड़ा है, या जी बड़ा है। आपने एक्स को भी चेक कर लिया, नहीं था, आप एल्स पार्ट में आ गए। आपने वाई को भी चेक कर लिया, नहीं था, आप एल्स पार्ट में आ गए। तो दिस इज नाउ अंडरस्टूड कि जी इज द लार्जेस्ट नंबर। तो देयर इज नो पॉइंट कि अब मैं ये वाली स्टेटमेंट चेक करूं। ठीक है, तो अब इस कोड को मैं मजीद अगर बेहतर करूं तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। ये जो आपके पास लास्ट पॉसिबल सिनेरियो होता है वो भी आप एल्स की मदद से आसानी से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है कि भाई ये तो अब अंडरस्टूड है, मैंने एक्स भी चेक कर लिया, नहीं था, एल्स पार्ट के अंदर आ गया। वाई चेक कर लिया, सबसे बड़ा नहीं था, एल्स पार्ट के अंदर आ गया। तो अब अंडरस्टूड कि जी सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करा दिया। ये वाला जो कोड मैंने लिखा है, जो अभी आपको इफ कंडीशन नजर आ रही है, ठीक है, इसको हम नेस्टेड इफ भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक कॉमन टर्म यूज होती है प्रोग्रामिंग में। जब भी हम किसी कोड ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम नेस्टेड कह देते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये बिल्कुल सिंपल इफ एल्स कंडीशन है। ठीक है, ये वाली भी एक सिंपल इफ एल्स कंडीशन है। ठीक है, नेस्टेड ये इसलिए है भाई कि ये वाला कोड तभी एग्जीक्यूट होगा ना जब ये इस वाली इफ के एल्स पार्ट के अंदर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक हमारे पास और तरीका है इस कोड को लिखने का। फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम रहेगी, सीपीयू के एग्जीक्यूशन का तरीका भी सेम रहेगा, सिर्फ हमारे लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, उसकी एक रीज़न है कि जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने कोड के अंदर जो नेस्टेड लेवल्स है ना वो कम से कम क्रिएट करें, क्योंकि जितना प्रोग्राम नेस्टिंग की तरफ जाता है उतना हमारे लिए थोड़ा सा रीडेबल भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन मौजूद है। जैसे मैंने ये कोड लिखा हुआ है कि अगर ये एक्सप्लेनेशन एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, अदरवाइज मैं क्या चाहता हूँ, इसके एल्स पार्ट में मेरे पास एक और कंडीशन है। तो अगर आपके पास एल्स पार्ट में एक और कंडीशन हो तो आप, एक तरीका तो ये है कि आप एल्स पार्ट का कोड ब्लॉक बनाएं और उसके अंदर अपना कोड राइट डाउन, इफ कंडीशन राइट डाउन करें। ठीक है, दूसरी ऑप्शन क्या है कि इस एल्स के आगे ही मैं अपनी इफ कंडीशन लगा के उसका कोड ब्लॉक बना दूं, इस एल्स का अलहदा से कोड ब्लॉक ना बनाऊं। ठीक है, तो मैं अभी थर्ड ऑप्शन अवेल करने वाला हूं। ये दूसरा तरीका था। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो कोड ब्लॉक है एल्स वाला, इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, और इसको यूं लगा देता हूँ। अभी अगर मैं इस सेल्स को खत्म करूँ तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोग्राम है जो पहले चेक कर रहा है एक्स बड़ा है तो उसको प्रिंट कर रहा है, फिर वाई बड़ा है उसको प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पहुँच के उसको कम्प्लीटली आइडिया हो गया कि भाई एक्स भी नहीं है, वाई भी नहीं है, तो उसने जी को चेक नहीं किया, डायरेक्टली एस लगा दिया। ठीक है, कि भाई अंडरस्टूड है, अब तो जी सबसे बड़ा है। तो अब इसको मैं, ये वाला जो कोड है इसको इसके एल्स पार्ट में रखना चाहता हूँ कि भाई ये कंडीशन सिर्फ तभी चेक करो जब ये वाली फॉल्स हो जाए। ठीक है, जैसे हमने अभी एल्स ब्लॉक बनाया था। तो उसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि इसका जो एल्स पार्ट है, एल्स उसके साथ इस इफ को जोड़ दें। दैट्स इट। तो अब आप ये समझें कि ये वाला जो इफ ब्लॉक है ये बेसिकली इस इफ के एल्स ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है, जैसे भी मैंने कोड लिखा था। ठीक है, तो सिर्फ कोड लिखने का तरीका चेंज हो गया, अदरवाइज ये बिल्कुल वैसे ही काम करने वाला है। ठीक है, कि अब वो चेक करेगा इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं होती है तो फिर इसके एल्स पार्ट में जाएगा। अब इसके एल्स पार्ट में इसको एक और कंडीशन मिलेगी, फिर इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो जाती है ठीक है, अगर नहीं तो फिर इसके एल्स पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो फायदा क्या होगा, वही फायदा हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके एल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं, तो मतलब ये वाली दोनों कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये फॉल्स हो जाती है सिर्फ उसी वक्त इस कंडीशन को चेक करेगा, तो प्रोग्राम आपका फास्ट हो जाएगा। और इसी का तीसरा फायदा कि यहाँ
अब मुझे पता चल गया या ये एग्जीक्यूट होने वाली है या ये वाली या ये वाली, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन एग्जीक्यूट होने वाली है, इसलिए मैंने तीसरे के ऊपर जी वाली कंडीशन नहीं लगाई है, ठीक है। तो इसको यानी ये वाला जो पार्ट है दैट इज यानी एल्स ब्लॉक, और इसको एल्स इफ ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके मेरे पास तीन ब्लॉक्स हैं, ये इफ कोड ब्लॉक है, ये एल्स इफ कोड ब्लॉक है, और ये वाला एल्स कोड ब्लॉक है, ठीक है। इसको भी आप जब एग्जीक्यूट करेंगे, अगर मैं फिलहाल करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो आउटपुट सेम ही आने वाला है जो हमारे नॉर्मल प्रोग्राम से आ रहा था। ये देखें, ग्रेटर नंबर जो है वो 30 है, तो उसने बता दिया ग्रेटेस्ट नंबर इज 30, ठीक है। और इसके इस बात से भी कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं पहले एक्स को चेक कर रहा हूँ फिर वाई को फिर जी को, ठीक है। मैं डिफरेंट तरतीब से भी आ सकता हूँ, कि वैसा नहीं है। तीन पॉसिबल सिनेरियोज हैं, तीनों को मैंने चेक करना था, मैंने चेक कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे और नोटिस की होगी, कल मैंने बताया था कि ये जो इफ स्टेटमेंट है इसके अंदर ये जो ब्रैकेट्स होती हैं इनके अंदर हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है। और उसकी हमने दो पॉसिबल वैल्यूज देख ली थी। नंबर वन, हम इसको डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे थे। नंबर टू, हम इसको वेरिएबल पास कर रहे थे। और वेरिएबल किस तरह से, यानी ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका रिजल्ट पहले एक बूलियन वेरिएबल रिजल्ट बना के हम स्टोर कर रहे थे, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल पास कर रहे थे, ठीक है। आज मैंने क्या किया, आज मैंने ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो पूरे को पूरा डायरेक्टली इफ के अंदर पास कर दिया। तो इससे मुझे एक तीसरी बात पता चली कि जो इफ को हम आर्गुमेंट पास करते हैं दैट कैन बी अ स्टैटिक वैल्यू, नंबर वन। नंबर टू, दैट कैन बी अ वेरिएबल, और नंबर थ्री, दैट कैन बी अ कंप्लीट एक्सप्रेशन एज वेल, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन के केस में वो क्या करेगा, बिल्कुल ये वाला काम करेगा कि पहले इस पूरी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा एज पर द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी। जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की बेसिस पे इस इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अभी तक हमारी नॉलेज में तीन चीजें आ चुकी हैं जो हमने इफ ब्लॉक के इफ स्टेटमेंट के आर्गुमेंट से रिलेटेड पढ़नी है। ये वाली आज हमने नई चीज पढ़ी है, ठीक है। वेरिएबल और स्टैटिक वैल्यू का हमें पता था। एक्सप्रेशन भी हम लिख सकते हैं और किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कितना भी लेंथी क्यों ना हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। उसके अंदर कोई भी ऑपरेटर हो वो हम उसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो फाइनली आउटपुट में कोई ट्रूदी या फॉल्सी वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यानी लाजमी नहीं है कि वो बूलियन वैल्यू ही प्रोड्यूस करें। लेट्स सपोज बूलियन के अलावा कोई इंटीजर वैल्यू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब भी कोई मसला नहीं है। इफ स्टेटमेंट उस सिनेरियो में भी काम करेगी, ठीक है। आपको पता ही है कि वो जीरो के लिए फॉल्स कंसिडर होती है, जीरो के अलावा किसी के लिए भी वो ट्रू कंसिडर होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कोड लिख सकते हैं इफ एल्स वाला, ठीक है। अच्छा, लास्ट हमने जो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट, इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कंडीशनली जो इनके बाद आने वाला कोड ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करती है। कंडीशनली से बात ये कि किसी कंडीशन की बेस पे उसको एग्जीक्यूट करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसलिए इनको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, ये वाला सारा काम करने का मेरे पास एक और भी तरीका हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली इस सिनेरियो में नहीं। आप समझे, वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू का कंपैरिजन करना हो, हमारे पास डिफरेंट केसेस हो, ठीक है, तो वो भी हम केसेस देखते हैं किसी और एग्जांपल के साथ, ठीक है। इसको बल्कि मैं लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास कोई इस तरह का सिनेरियो है कि जिसमें हमारे पास कोई एक जो है वो वैल्यू मौजूद है और उसकी बेसिस पे हमने मल्टीपल डिसीजंस करना है, ठीक है। यानी कि अभी आप देखें इफ के केस में हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोज क्या होते हैं, 0 और 1, दैट्स इट, ठीक है। यानी या तो इफ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसकी बेसिस पे या तो इफ वाला कोड ब्लॉक चलेगा या एल्स वाला कोड ब्लॉक चलेगा। अब आप सपोज करें कि आपके पास जो पॉसिबल सिनेरियोज है ना वो दो नहीं है, वो तीन है, चार है,
5 है, मल्टीपल है। ठीक हो गया। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे तो एक ही थी कि अब ये जो रिजल्ट है इस स्टेटमेंट से या 0 निकल के आएगा या 1 निकल के आएगा, दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, वही ट्रू दी और फॉल्स दी वैल्यू है। ठीक है। अब आपके पास ट्रू दी और फॉल्स दी वैल्यू नहीं है, आपके पास 3 पॉसिबल सिनेरियोज है, 4 पॉसिबल सिनेरियोज है किसी एक उसके लिए, वैल्यू के लिए। ठीक है। तो उस केस में हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है। अभी मैं स्विच स्टेटमेंट बताता हूँ कैसे लिखते हैं। उसका सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, जैसे इफ हमारे पास एक कीवर्ड है और उसके बाद हम उसको एक आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास एक कीवर्ड है स्विच के नाम से, ठीक है, और इसको हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब सपोज करें अभी मैं यहाँ पे वीक डेज प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है। ऐसे और वीक डेज किस प्रिंट करना चाहता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे एक नंबर लूंगा, वीक नंबर, और ठीक है इसको मैं क्या लिखता हूँ 6। ठीक है। अब इसको हम कंसिडर करेंगे 1 को, लेट सपोज हम संडे कंसिडर कर लेते हैं और फिर संडे मंडे ट्यूसडे हम स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं कि अगर ये नंबर 6 है तो हम स्क्रीन पे जो भी रिलेटेड, अगर 1 है तो हम संडे प्रिंट करें या मंडे प्रिंट करें, 2 है तो हम ट्यूसडे प्रिंट करें। इस तरह से हमारे पास कंडीशन है। ठीक है। तो एक जो वीक डे नंबर, इसको वीक का जो डे है उसका जो नंबर है, ठीक है, उसकी बेसिस पे उसका जो नेम है वो 7 पॉसिबल वैल्यूज है। ठीक है। तो यहाँ पे अब स्विच स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट फिट ऑप्शन है, हम यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से करूँगा, ये जो वीकडे नंबर है ये मैं पास कर दूंगा इस स्विच स्टेटमेंट को एज एन आर्गुमेंट कि भाई इस वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज हमने मैच करनी है। ठीक है। अब ये जो स्विच स्टेटमेंट है इसकी हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, हर पॉसिबल वैल्यू के लिए हम एक केस बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पे एक स्पेशल कीवर्ड है जिसको बोलते हैं केस, और इसके बाद इस नंबर की पॉसिबल वैल्यू, इस वेरिएबल की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो मुझे पता है इसकी एक वैल्यू हो सकती है 1। ठीक है। तो अब जैसे इफ के अंदर हम कर रहे थे ना, और यहाँ पे हम ये तो नहीं बता रहे थे पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, हमें पता है पॉसिबल वैल्यू 1 के लिए ये चलना है। ठीक है। और जो दूसरी पॉसिबल वैल्यू है 0 वाली, उसके लिए ये वाला पार्ट चलना है। तो इसलिए हमें ये पॉसिबल वैल्यू देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, 7। ठीक है। तो मैं हर एक वैल्यू अलग अलग मेंशन करूंगा। ठीक है। और जाहिर सी बात है जब मैं वैल्यू मेंशन करूंगा तो मुझे साथ बताना भी है कि जब वैल्यू ये होगी तो कौन सा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो वो बताने के लिए हम सामने कॉर्नर लगा देते हैं और ये कोड ब्लॉक। ठीक है। ये जब इसके अंदर ब्रेक लगा हुआ था मैंने अभी रिमूव किया, इसको देखते हैं बाद में कि इसको कैसे हमें करना है। अच्छा, अब मेरे पास पॉसिबल सिनेरियोज क्या है। ठीक है। एक जो है वो ये है केस की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है। दूसरा क्या है, वैल्यू 2 हो सकती है, वैल्यू 3 हो सकती है। ठीक है। तो 7 तक मुझे ये वैल्यूज बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी जो केस है इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, ताकि मुझे बार बार राइट डाउन ना करना पड़े। ठीक हो गया। अच्छा, तो केस 1 के लिए ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है, और यहाँ पे मैं सी आउट कर दूंगा 1 के केस में हम सपोज कर लेते हैं इट्स मंडे, और ये जो कोड ब्लॉक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे केस क्या होगा 2, ट्यूजडे प्रिंट करता हूँ। ठीक है। इसी को कॉपी करता हूँ, केस क्या होने वाला है 3, और मैं कंप्लीटली लिखता हूँ, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अप टू 7। ठीक है। तो 7 पॉसिबल सिनेरियोज के लिए ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल था इसकी 7 पॉसिबल वैल्यूज थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि अलग अलग मैं एक कंडीशन लगाता, मैंने एक ही स्विच स्टेटमेंट बना ली, और सातों जो केसेस थे उसमें जो वैल्यूज पॉसिबल होने वाली है वो यहाँ पे राइट डाउन कर दी है 1 2 3 4। ठीक है। तो अगर इस वेरिएबल की वैल्यू आ गई 1 तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू आ गई 2 तो ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 3 होगी तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो कोड ब्लॉक है
ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और जो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा वो उस डे का नाम इंग्लिश में स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे अभी के लिए आपको और ऐड करनी है, ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये 1 बाय 1 जो केसेस हैं उनको चेक करता है, ठीक है। इफ एल्स के केस में तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर इफ स्टेटमेंट है और उसको ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि 0 के अलावा कुछ भी मिल जाता है, तो वो इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और जो एल्स वाला जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको इग्नोर कर देगा, उनको चेक भी नहीं करेगा, एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा, ठीक है। यानी इस एल्स ब्लॉक को भी वो चेक नहीं करेगा, इसको भी चेक नहीं करेगा। कोई भी एक ब्लॉक उसका ट्रू हो जाता है, लेट्स सपोज ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो इसके नीचे ये वाला जो ब्लॉक है इसको चेक नहीं करेगा, एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा, इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। स्विच स्टेटमेंट के केस में हमारे पास जो कोड है वो सारे केसेस को बाय ऑल मीन्स चेक करता है, ठीक है। यानी अगर इसकी वैल्यू 1 मिल जाती है, ठीक है, तो देयर इज नो चांस कि कोई और भी केस मैच हो, ठीक है। तो इसलिए उसको इसी को एग्जीक्यूट करना चाहिए, लेकिन प्रोग्राम चूंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट के केस में प्रोग्राम जो है वो बाकी केसेस को भी चेक करता है, ठीक है, रुकता नहीं है, ठीक है। तो हमें इसको खुद ही स्टॉप करना है कि भाई अगर केस 1 मैच हो गया, इसकी वैल्यू इस वैल्यू के साथ मैच हो गई है, ठीक है, तो फिर आप इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करो, इस कोड ब्लॉक के अंदर आके फिर रुक जाओ, ब्रेक। तो जैसे मैं ये ब्रेक लिखूंगा, अगेन अब ये एक और कीवर्ड है जिसका एक स्पेशल मीनिंग है, और उसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। कहाँ तक ब्रेक करो? स्विच स्टेटमेंट के बाहर तक, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट लाइन 25 से 36 तक चल रही है, तो जैसे ही इसको ब्रेक मिलेगा तो ये लाइन नंबर 37 पे आ जाएगा। स्विच स्टेटमेंट के अंदर कहीं भी ये कीवर्ड लिखा हुआ मिलेगा तो ये लाइन नंबर 37 पे आ जाएगा, यानी कि उस लाइन पे जो स्विच स्टेटमेंट के बाहर वाली लाइन, स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाकी किसी केसेस को चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो सपोज अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है तो वो इसके साथ मैच हो जाएगा, इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, इसकी पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी लाइन में ब्रेक लिखा हुआ है, तो दूसरी लाइन से यानी लाइन 28 से जंप करके आ जाएगा लाइन 37 के ऊपर, तो ये वाले सारे कोड को भी चेक नहीं करेगा। तो ये भी उसी तरह इफ एल्स ब्लॉक की तरह एफिशिएंटली काम करता है अगर आप इसमें ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं तो वो सारे कोड ब्लॉक को चेक करता रहेगा। मैंने 3 तक लगाया, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 2 के केस में स्क्रीन के ऊपर आउटपुट होना चाहिए ट्यूसडे, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो हमारा कोड है इसको अभी के लिए हम ठीक है F11 करता हूँ, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो आप देखें उसने मुझे स्क्रीन पे क्या आउटपुट दिया है, ट्यूसडे, ठीक है। और ट्यूसडे क्यों दी है, यहाँ पे उसको जो वैल्यू मैंने दी थी वो 2 दी थी, उसने पहले केस के साथ मैच किया, मैच नहीं हुआ, फिर दूसरे केस के साथ मैच किया, मैच हो गया, 2 वैल्यू मैच हो गई, ठीक है। तो उसने ट्यूसडे प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर इसके साथ मैच ना होता फिर वो 3 के साथ मैच करता। अच्छा, यहाँ पे भी एक सिनेरियो है, सपोज करें कि वो किसी के साथ भी मैच नहीं होता, जितने भी मैंने केसेस दिए हैं उसमें से कोई भी केस उसके साथ मैच नहीं करता, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास एक ऑप्शनल केस होता है जो हम स्टेटमेंट के अंदर बना सकते हैं, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट केस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, का मतलब ये है कि अगर इसकी जो वैल्यू है वो किसी भी केस के साथ मैच नहीं करती, 1 2 3 कोई वैल्यू नहीं होती, तो बस इस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। तो अब हमें पता है कि वीक डे जो है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 जो है वो डेज हो सकते हैं। तो बाय ऑल मीन्स वो किसी ना किसी केस के साथ मैच तो होना चाहिए, अगर मैंने 7 के साथ पूरे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर वो मैच नहीं होता तो इट मीन्स जो यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर वैल्यू है वो गलत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सी आउट, ठीक है, और वैलिड वीक डे नंबर, ठीक है। वीक डे का जो नंबर है वही वैलिड है, और इसके बाद ब्रेक की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई भी केस नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अब जब मैं आकर इसको एग्जीक्यूट करूंगा F11 करके,
अच्छा खैर अभी तो मैंने वैल्यू 2 ही दी हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो स्क्रीन पे मुझे वही ट्यूसडे वाली आउटपुट देगा। ठीक है, अब सपोज करें मैं इसको नंबर दे देता हूँ 13। अब 13 तो किसी भी या 12 दे दिया, किसी भी वीकडे का नंबर नहीं होता। ठीक है, तो वो पहले दूसरे तीसरे चौथे सारे केसेस को मैच करेगा। ठीक है, अप टू 7 कोई केस भी मैच नहीं होगा तो वो डिफॉल्ट वाले जो कोड ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट के केस में हम सिंपली अपने केसेस राइट डाउन करते हैं और हर केस के लिए कोड ब्लॉक बना देते हैं। जो नंबर एज आर्गुमेंट दिया होता है, जैसे इफ स्टेटमेंट को दिया होता है, उस नंबर की वैल्यूज को मैच किया जाता है केसेस की वैल्यू के साथ। जिस केस की वैल्यू के साथ इनपुट वाले जो आर्गुमेंट की वैल्यू है वो मैच हो जाती है, उसका कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर किसी भी केस के साथ वैल्यू मैच नहीं होती है तो डिफॉल्ट वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अच्छा यही काम मैं इफ एल्स से भी कर सकता था। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि ये काम इफ से पॉसिबल नहीं था, इफ से भी पॉसिबल था, लेकिन उसमें मुझे उसी तरह जैसे मैंने इफ लिखा है ना, इफ के अंदर मैं मैच करता इफ वीक डे नंबर इक्वल्स टू 1, फिर एल्स इफ के अंदर मैच करता वीक डे नंबर इक्वल्स टू 2। ठीक है, मैं यहाँ से क्विकली इसको राइट डाउन करने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे अगर मुझे इफ के साथ लिखना हो तो मैं लिखता इफ वीकडे नंबर इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल करता मैं इसको और यहाँ पे कहता हूँ इसमें मुझे सी आउट क्या करना था, मंडे। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मंडे लिख दिया। अब एल्स वाले केस में क्या था, फिर इसको कॉपी करते हैं, यानी इसका जो एल्स सिनेरियो होगा उसके अंदर मेरे पास एक और कंडीशन है कि इसकी वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है ना, उस केस में प्रिंट क्या करना है, ट्यूसडे। ठीक है, फिर ट्यूसडे प्रिंट करूंगा। इसी तरह फिर इसकी एक और, इसका जो एल्स पार्ट होगा, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो एल्स में चला जाएगा। एल्स के अंदर फिर एक कंडीशन है, इसको चेक करेगा, अगर ये भी ट्रू नहीं हुई तो फिर इसके एल्स पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, और उसमें यहाँ पे 3 लिखा होगा और फिर ये वेंसडे, और फिर अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर फाइनल जो पार्ट होगा उसको मैं सिंपली एल्स कह दूंगा। ठीक है, और एल्स वाला पार्ट कब चलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, एल्स के आगे मिलती है कोई कंडीशन नहीं है, तो ये बाय ऑल मींस एग्जीक्यूट होगा अगर ऊपर वाली कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो यहाँ पे सी आउट करूंगा। तो ये वाली जो मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट लिखी है, इतना लंबा कोड लिखा है, ये एक्चुअली इक्वल है इस स्विच स्टेटमेंट वाले कोड का। तो बेसिकली कोड लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं, बाकी फर्क कोई भी नहीं है। ये भी वही काम करने वाला है और ये वाला कोड भी वही काम करने वाला है। ठीक हो गया। अच्छा लास्ट चीज एक और ऐड करने जो हमने स्टार्ट में की मिस कर दी है, जब हमने सी आउट स्टेटमेंट पढ़ी थी तो उसके साथ हमने सी आउट जैसे स्क्रीन पे डाटा आउटपुट करने के लिए होता है, ये मैंने बताया था, सी आउट मीन्स करेक्टर आउट, करेक्टर आउटपुट स्ट्रीम इस तरह करके कुछ बनता है ऐसे। इसी तरह हमारे पास सी इन भी एक फंक्शन होता है जो हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, वो काम कैसे करता है, वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है अनटिल अनलेस यूजर कोई भी इनपुट वैल्यू देकर जो प्रोग्राम है इनपुट वैल्यू देकर एंटर की प्रेस ना करें। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ये सारा प्रोग्राम अपनी जगह लिखा रहे, मैं यहाँ स्टार्ट में एक नंबर, ये जो एक्स वाई जी की वैल्यू है ये हम यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, अब उसको थोड़ा ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए मैं पहले तो सी आउट करता हूँ, सी आउट में लिखता हूँ प्लीज एंटर अ नंबर। ठीक है, अब ये आउटपुट स्टेटमेंट है जो कैरेक्टर्स को स्क्रीन के ऊपर आउटपुट कर देगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद मेरा प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन पे जब जाए, सीपीयू जब इसको एग्जीक्यूट करे तो उसके बाद प्रोग्राम रुक जाए, होल्ड, यानी कि ये नीचे वाला प्रोग्राम कब चले, जब यूजर इनपुट दे दे एक नंबर की। ठीक है, और उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सी इन। ठीक है, जैसे सी आउट लिखा है बिल्कुल वैसे ही सी इन लिखूंगा, और ये जो इंसर्शन ऑपरेटर था, ठीक है, ये उलट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सीन के केस में हम लेस देन 2 दफा लगा रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हम इंसर्शन ऑपरेटर कह रहे होते हैं। यहाँ पे आप ये रिवर्स ब्रैकेट्स लगा रहे हैं और ये क्या काम करेंगी, जो भी इसके आगे मैं वेरिएबल लिखूंगा
उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर देगी जो वैल्यू यूजर स्क्रीन पर टाइप करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है जैसे नॉर्मली बिहेव करती है, इसमें इसको तो आप इग्नोर करें। एक्चुअली ये वाली लाइन नंबर 10 जब एग्जीक्यूट होगी तो आप समझिए कि नीचे वाला सारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, वरना तो प्रोग्राम काफी तेजी से एग्जीक्यूट हो जाता है ना। तो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 10 पे स्टॉप हो जाएगी। कब तक स्टॉप रहेगी, कितनी देर के लिए स्टॉप रहेगी? जब तक यूजर कोई भी वैल्यू टाइप करके एंटर की नहीं प्रेस कर देता। ठीक है, जैसे वो एंटर की प्रेस करेगा तो उसके जितनी भी नंबर्स या कोई भी कैरेक्टर्स टाइप किए हुए हैं वो सारे के सारे उठ के इस वेरिएबल एक्स के अंदर आ जाएंगे। ये काम करता है आपका सीन का मेथड। ठीक है, सपोज मैं लिखूंगा 50 फॉर इंस्टेंस। ठीक है, तो पहले मैं 5 टाइप करूंगा, फिर मैं 0 टाइप करूंगा, फिर मैं एंटर की प्रेस करूंगा। तो सीन क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर मैंने 5 टाइप किया और जो 0 टाइप किया उस 5 और 0 को लेगा और x के अंदर यूं करके असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ रख देगा। ठीक है, तो मैं सीन की मदद से अगर प्रोग्राम को स्टॉप करके यूजर से इनपुट लेता हूँ और यूजर 50 टाइप करके एंटर करता है तो वो बेसिकली बिल्कुल इस स्टेटमेंट के इक्वलेंट है। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ पे मैं अगर 10 नहीं भी लेता, मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ, सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ, इनिशियलाइज नहीं करता। ठीक है, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि प्रोग्राम मेरा यहाँ तक तो चलेगा लेकिन इस लाइन पे आके रुक जाएगा। ये देखें, प्लीज एंटर अ नंबर, ये हो गया, इसके बाद आके रुक गया। ठीक है, किसने रोका है? लाइन नंबर 10 ने रोका। अब जब तक मैं कोई वैल्यू टाइप इन नहीं करूंगा, देखिए मैं अगर कोई वैल्यू टाइप इन करता हूँ तब भी चल नहीं रहा क्योंकि अभी तक मैंने एंटर की नहीं प्रेस किया। तो एंटर की जब मैं प्रेस करूंगा तब आगे चलेगा। तो सपोज करें मैं नंबर टाइप करता हूँ 100। ठीक है, और उसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ तो ये नंबर जो है इस सी इन के थ्रू एक्स के पास चला जाएगा। ठीक है, आगे मैं एक्स पे कोई एक्शन हमने परफॉर्म नहीं किया, अदरवाइज हमें वो बता रहा होता जो भी ये नीचे वाला कोड चल रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं अनचेक करता हूँ, ठीक है, तो वो एक्स वाई जी को पहले चेक करेगा और जो भी उसमें करना है। अच्छा, इनपुट को थोड़ा सा रीडेबल बनाने के लिए आप यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं। ठीक है, ताकि वो उसके सामने दिखे। यहाँ पे अगर मैं कॉलम भी लगा सकता हूँ, इक्वल टू लगा सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी, ताकि जो एंड यूज़र है, देखिए प्रोग्राम जब रन होता है तो वो एंड यूज़र ने देखना होता है एज अ नेम एंड यूज़र, तो उसको थोड़ा सा फील आना चाहिए कि प्रोग्राम इज आस्किंग यू टू टाइप इन सम वैल्यू। ठीक है, तो एंटर नंबर मैंने किया तो अब उसके बाद इक्वल साइन है, उसके बाद स्पेस है, तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा लेट्स सपोज 60। ठीक है, तो अब प्रॉपर इनपुट फील हो रही है, इसको एंटर करता हूँ तो ये 60 वैल्यू किस में चली जाएगी? उसके पास एक्स वेरिएबल के पास। ठीक है, फिर आगे जो भी हमने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख लेंगे कि मेरे प्रोग्राम की आउटपुट गलत आ रही है। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो एक्स के पास पड़ी हुई है 60 जो यूजर ने टाइप इन की है, लेकिन यहाँ पे उस प्रोग्राम ने क्या प्रिंट किया है? ग्रेटेस्ट वैल्यू 30 को। ठीक है, देखें 30 इज द ग्रेटेस्ट नंबर और फिर आगे इनवैलिड वीक पर ही नीचे जो कोड है वो अलग से चला। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? आप देखें कि मैंने जो एक्स का कंपैरिजन था, ठीक है, वो मैंने इनपुट वैल्यू लेने से पहले ही कर दिया। ठीक है, तो वो तो हम वैसे ही समझने के लिए कर रहे थे, अदरवाइज जब आप ये सीन स्टेटमेंट लिख रहे होंगे तो ऑब्वियसली ये आप बाद में लिख रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट इनपुट के बाद यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, और ये जैसे मैंने x की वैल्यू ली है इसी तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे y की वैल्यू भी ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं z की वैल्यू भी ले सकता हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 हम सारी वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे प्लीज एंटर नंबर की बजाय प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, कुछ भी करके आप एक रीजनेबल जो है यूजर को स्क्रीन पे आउटपुट दिखा सकते हैं। ठीक हो गया।